जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 में। और आज हम एक नए विषय पर, इतिहास विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर उत्तराखंड की हिंदी की ये क्लासेस देखी होंगी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो विषय की शुरुआत करते हैं। इतिहास। तो इतिहास है क्या? इतिहास एक विषय के रूप में कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं इतिहास की शुरुआत या इतिहास का पिता जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इतिहास को एक विषय के रूप में डेवलप करने में, स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसे इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। तो हेरोडोटस जो यूनान के एक प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में क्या था? हिस्टोरिका जो पुस्तक है उसमें एक युद्ध का वर्णन है। एक युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध लगभग 431 ईसा पूर्व से लगभग 402 या 404 के आसपास, मान लो 404 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था यूनान के एक शहर में। यूनान एक शहर है सिसिली, एक स्थान है, यहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। इसी युद्ध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। और ये इतिहास का पिता की संज्ञा इन्हें किसने दी? तो उनका नाम था मार्कस सिसरो। सिसरो नाम भी याद रखोगे तो चलेगा। पूरा नाम उनका मार्कस सिसरो था। तो इन्होंने ही इतिहास का पिता कहा है हेरोडोटस को। अब इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण, डेट लाइन। दोस्तों, इतिहास जो विषय है उस विषय में विभिन्न विभिन्न अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उन घटनाओं को किस तरह से क्रमबद्ध करके लगाया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं तिथि निर्धारण। तो तिथि निर्धारण इतिहास में कैसे किया जाता है? देखिए, इतिहास के विषय को अध्ययन करते समय बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो आज की भी हो सकती हैं, कुछ पिछले बीते कुछ वर्षों की हो सकती है, या पिछले 100 सालों की, 1000 सालों की। बहुत एक लंबा काल है जिसकी तिथियों को हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो तिथि निर्धारण करने के लिए एक बेस लिया गया, 1 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये 1 ईस्वी ईसा का जन्म माना जाता है। ईसा का जन्म। इस 1 ईस्वी के बाद की जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें लिखते हैं ईस्वी। और इस जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें लिखते हैं ईसा
पूर्व। कई बार ये AD भी लिखा मिलेगा आपको और इसको मिलेगा BC, बिफोर क्राइस्ट। और ये है एनो डोमिनी। कई किताबें में आपको ये कॉमन एरा भी लिखा मिल सकता है, कॉमन एरा, और इसको लिखा मिल सकता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये काल निर्धारण का एक तरीका है जिसमें इतिहास की सारी घटनाओं को रखा जाता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास में हम कई तरह के कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिनमें जैसे शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वो देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें एक शक संवत है, शक संवत, जिसे भारतीय का कैलेंडर भी कहा जाता है। भारतीय तिथि जितनी भी होती हैं वो सारी हम शक संवत से ही निर्धारण करते हैं। इसके अलावा एक हिजरी कैलेंडर है, हिजरी, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शक संवत क्या है? 78 ईस्वी से शुरू माना जाता है, और इसकी जो शुरुआत की थी, इसके जो शुरुआत करने वाले माने जाते हैं वो एक कुषाण राजा कनिष्क को माना जाता है। कुषाण राजा कनिष्क को माना जाता है। कुषाण राजा कनिष्क ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, और इस संवत की शुरुआत मानी जाती है 78 ईस्वी को। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो ये शक संवत है इसी को भारतीय कैलेंडर घोषित किया गया है 1957 22 मार्च को। 22 मार्च 1957 से भारतीय कैलेंडर के रूप में शक संवत का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी भारतीय सरकारी आदेश होते हैं उनमें इसी तिथि से, इसी कैलेंडर से तिथियों को लिखा जाता है। इसके अलावा हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर माना जाता है। जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें हिजरी संवत के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी एक ऐसी घटना है जब मोहम्मद साहब जो इस्लाम के सबसे पहले प्रोफेट हुए हैं, इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर हुए हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना ही मोहम्मद साहब जी ने की थी। तो इन्होंने, जो इनका जन्म स्थान था मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो उनका मक्का से मदीना की यात्रा करने का जो समय है उसी समय को 622 ईस्वी माना जाता है, और इस ही घटना से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर ईस्वी से पहले हम थोड़ा और देखें तो एक है विक्रम संवत। ये भी तिथि निर्धारण का एक महत्वपूर्ण कैलेंडर है। इसकी शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व। और शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी मालवा के शासक विक्रमादित्य। इसके अलावा एक और कैलेंडर का आपने नाम सुना होगा, जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर की जो शुरुआत मानी जाती है वो यहां से मानी जाती है।
तो दोस्तों ये इतिहास की घटनाओं को दर्शाने के कुछ मेथड हैं और इन्हीं कैलेंडर से हम सारी इतिहास की घटनाओं को दर्शाएंगे। ज़्यादातर जो प्रयोग की जाती हैं इतिहास की घटनाओं को दर्शाने के लिए वो ईसा पूर्व और ईसवी ये की जाती हैं। तो दोस्तों इतिहास की घटनाओं को दर्शाने के क्रम के बाद हम शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की शुरुआत जो मानी जाती है वो भारत में अंग्रेजों के समय से हुई खोजों के बाद से शुरुआत मानी जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई, ये वो साल था दोस्तों जब भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ये एक अंग्रेज, इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद भारत में इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीका चलाया गया। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना विलियम जोन्स ने की, इनका और भी योगदान है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो विलियम जोन्स थे इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में किया है। उनमें से एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। ये संस्कृत में था दोस्तों और संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद। जयदेव द्वारा लिखा गया है, आप सब लोग जानते हैं। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद भी विलियम जोन्स ने ही किया। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की और 1784 में इसकी स्थापना करने के बाद 1861, आप जानते हैं 1861 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम बोल सकते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग, इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। ये वही समय है दोस्तों जब कैनिंग भारत के वायसराय बने थे। तो लॉर्ड कैनिंग की सहायता से 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जिन्हें बाद में इनका पहला निदेशक या पहला डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए, अब बहुत बड़ा इतिहास है, एकदम से उसका अध्ययन आसानी से किया नहीं जा सकता। तो भारतीय इतिहास को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो दोस्तों जिन अलग अलग चरणों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है वो चरण कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास का वह खंड, वह काल
जिसको लिखने के लिए केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही एकमात्र साधन है, उस इतिहास को दोस्तों कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास लिखा गया है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। इस काल को हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल का जो मानव था वो केवल पत्थरों पर ही पूरी तरह से डिपेंड था, पत्थर या प्रकृति पर पूरी तरह से वो निर्भर था। इस काल का जो घटना है दोस्त उसे भी 3 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों पुरापाषाण काल की जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम लगभग 8000 ईसा पूर्व से पहले और 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में जो घटनाएं घटित हुई दोस्तों उनका काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। दोस्तों आगे नवपाषाण काल का जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों इसके बाद का जो कालक्रम है उसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग क्या है? ऐसा काल जिसमें इतिहास के लिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि जो लिखित साक्ष्य हैं वो उन लिपि में लिखे गए हैं जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। वो लिपि बहुत ही गूढ़ हैं, भाव चित्रात्मक लिपि हैं, वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग में 2 सभ्यताओं को लगभग रखा जाता है। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता से भी कहते हैं, या सिंधु वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है आप जानते हैं 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों उसके बाद वैदिक सभ्यता का कालक्रम रखा गया है। दोस्तों वैदिक सभ्यता के जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात जानने योग्य है कि वैदिक युग या वैदिक सभ्यता के जो साक्ष्य मौजूद हैं वो लिखित साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। वैदिक सभ्यता के जो साक्ष्य हैं मेन वो वेद हैं। और दोस्तों वेद आप जानते हैं 4 वेद हैं, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेदों को पढ़ा गया है, उनका अर्थ भी निकाला गया है। इसके साथ साथ ही दोस्तों वेद में ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, उपनिषद ये बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हमारे पास वैदिक सभ्यता के लिए मौजूद हैं। दोस्तों उसके बाद ऐतिहासिक युग को रखा गया है। ऐतिहासिक युग ऐसा युग है, ऐसा ऐतिहासिक युग है जिसमें पूरी तरह से लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और उन्हें अच्छी तरह से हम पढ़ भी सकते हैं, उनका अर्थ भी निकाला जा सकता है। ऐतिहासिक युग में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस इतिहास को रखा गया है। दोस्तों जो प्राचीन भारत है उसकी घटनाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक मौजूद हैं। 712 ईस्वी ये वही समय है जब भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का युग शुरू होता है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर सिंध की तरफ से आक्रमण किया, वहां से लेकर प्राचीन भारत शुरू होता है। और लगभग 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो युग है, जो भारतीय इतिहास है, उसे दोस्तों मध्यकालीन भारत में रखा गया है। ये वही समय है दोस्तों जहां पर 1707 जो मुगल काल है उसकी समाप्ति तक है, और दिल्ली सल्तनत का काल भी दोस्तों इसी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मुगल शासन का पतन होता है, मुगल शासक जो अंतिम शासक था औरंगजेब, जिसे अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है, उसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। और वहां से फिर भारत में अंग्रेजों का काल शुरू होता है, या यूं कहें कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। दोस्तों ये पूरा इतिहास को हम डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे हमारी अगली वाली वीडियो में। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।